हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस जो है वो यूपीएससी ने कहीं डिफाइन नहीं किया है। सिर्फ आपको इंग्लिश ग्रामर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टेस्टिंग लिखा है वहां पे। उसके अलावा यूपीएससी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और उनको टॉपिक्स में सेग्रीगेट कर दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नॉट ओनली सीएपीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सिविल सर्विस का जो एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एक जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का भी जो जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, उन सभी को मैंने देखते हुए, और इवन सीबीआई डीएसपी का जो पेपर होता है उसमें भी इंग्लिश ग्रामर पूछे जाते हैं, तो इन सभी के क्वेश्चंस को मैंने समराइज करके सेग्रीगेट करके पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो मुझे जो है अच्छी खासी आप बोल सकते हो कि नॉलेज हो गई है विद रिस्पेक्ट टू सीएपीएफ ग्रामर, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको 100% हेल्प करेगी। एटलीस्ट आपके जो डाउट हैं, आपका जो टाइम है वो मेजरली बच जाएगा अगर आप कहीं और से ग्रामर जो है प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई और स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। नथिंग इज मेंशन्ड विद रिस्पेक्ट टू के सिलेबस की ये टॉपिक पूछे जाएंगे, आर्टिकल पूछा जाएगा, कंडीशनल पूछा जाएगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन पूछा जाएगा, या फिर चेंज ऑफ सेंटेंस मतलब असर्टिव से इंटेरोगेटिव में बदलिए, अफर्मेटिव में बदलिए, इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कहीं पे यूपीएससी ने मेंशन नहीं किया है, बट हमने क्या किया है, वो सारे के सारे क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद वी हैव सेग्रीगेटेड दोज टॉपिक अंडर वन पर्टिकुलर थीम। एक पर्टिकुलर थीम के अंदर हमने उसको रख दिया है। जैसे मैं पहली बात बताऊं, सबसे पहला टॉपिक जो आपके सीएपीएफ एग्जाम में जनरली हर साल देखा जाता है, एक या दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो है एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस के हमेशा आपको मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की औकात है 1 से 2 मार्क्स की, मैक्सिमम 2 मार्क्स है, मिनिमम 1 है। ज्यादातर हर साल एक्टिव टू पैसिव का एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, दो भी मिल जाते हैं इफ यू आर लकी एनफ। हालांकि कई बार इसको जो स्टूडेंट्स हैं अटेम्प्ट करते हुए काफी जो है गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। कुछ फंडामेंटली जो वीक होते हैं स्टूडेंट वो ज्यादा इसमें गलती करते हैं। कुछ जो है मुझे ऐसा लगता है कि सिली मिस्टेक इसलिए हो जाती है या तो वो जो ज़्यादा ही कॉम्प्लेसेंट हो जाते होंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि नहीं ये तो हमें आता है। तो उस हिसाब से भी आपको बहुत फंडामेंटली एक्टिव टू पैसिव को क्या करना है, लर्न करना है कि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, हम इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव टू पैसिव करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है माय डियर। हर एक टॉपिक के मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ इसका एक तरीका नहीं है। एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस के भी बहुत सारे तरीके हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इंपेरेटिव को कैसे किया जाता है, असर्टिव को कैसे किया जाता है, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होता जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, टेंस भी चेंज नहीं होगा और मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जो डूअर है वो डूअर नॉट डूअर बन जाएगा, बस इतना है। ओके, तो ये था हमारा एक्टिव टू पैसिव। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो मैंने क्या किया है, सेग्रीगेट किया है विद रिस्पेक्ट टू द पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी, नॉट ओनली द सीएपीएफ बट सीएपीएफ के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी सीएससी का पेपर होता है जो कंपलसरी इंग्लिश का, और जो जनरल इंग्लिश का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, और डीवाईएसपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको एनालाइज करने के बाद, उनको सेग्रीगेट करने के बाद आई फाउंड कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है यूपीएससी के ऑल टाइम फेवरेट है, हर बार इनको पूछता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक ट्रिकी है, ये टॉपिक ट्रिकी है, इसको समझना, इसको अप्लाई करना एग्जामिनेशन हॉल में, आई थिंक पर्सनली आई थिंक आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसमें आपको दिए जाते हैं कि सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड आपको कन्वर्ट करना है, वो सबसे मुश्किल है। उसके बाद आता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्योंकि नंबर्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, और एक्सक्लेमेटरी की बात करें, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो ये सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने का तरीका अलग होता है। हालांकि इस साल मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा गया था कि आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। यूपीएससी पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ज़्यादा पूछती थी, अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछती है। तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। को कुछ ये जो आपके सामने है ये सीएपीएफ में ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन डिड यू रीच होम यस्टरडे।
देर आफ्टर इट इज रिटन सुमन सेड टू रवि। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये आपको किसके अंदर कन्वर्ट करनी है, यू नीड टू कन्वर्ट दैट इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ये इनके बारे में तो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आई हैव ऑलरेडी मेड, लेकिन अब इसके अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आज टॉपिक डिस्कशन करने हैं सिर्फ कि क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये जो है आपका थर्ड टॉपिक है, दिस इज द थर्ड टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो ये 3 तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तरीका देखिए तो पहली टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस के अंदर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको कैसे कन्वर्ट करना है और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कैसे कन्वर्ट करना है। हालांकि ये बहुत आसान है, इतना भी आसान नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लासेस। लेकिन आप यूट्यूब पे इनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं इनको शायद दोबारा से डिस्कशन करूंगा, आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, दिस इज द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। कई बार जो है यूपीएससी इस हिसाब से भी पूछता है कि कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए भी बोलता है यूपीएससी। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो ये कहना चाहता है कई बार 2 सिंपल सेंटेंस लिखे जाते हैं एक साथ, ठीक है, पहले सिंपल सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप होता है, फिर एक और सेंटेंस शुरुआत होती है, तो यूपीएससी बोलता है कि आपको ये दोनों सेंटेंस मर्ज करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने हैं। ये जो इनसाइट्स है कोई आपको नहीं देगा, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या हो क्या रहा है। आपको मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा, बट इन डेप्थ एनालिसिस जो है चीजों का कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, शायद वो नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग देखते हैं, सिंपल टू कंपाउंड और कंपाउंड टू सिंपल। अब आप ये कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि ये जो गिवन सेंटेंस है ये सिंपल है या कंपाउंड है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए आपको, वो भी नहीं आती। लेकिन सिर्फ मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि टॉपिक कहाँ है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, गूगल पे लिखोगे ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो वहाँ आपको गूगल जो है बेसिक जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देगा, आप उससे समझ सकते हो। थर्ड जो टाइप है कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड या फिर कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, यूपीएससी ऐसे भी पूछता है। कई बार गिवन सेंटेंस ही आपका कॉम्प्लेक्स होता है, यूपीएससी सिर्फ ये बोल देता है चेंज दिस सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेलिंग यू कि जो गिवन सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ आपको ये बोल देगा चेंज दिस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस या फिर चेंज दिस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर सेंटेंस जो गिवन है वो कंपाउंड है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो गिवन सेंटेंस है वो है क्या। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ पे हम सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करने आए हैं। फोर्थ टॉपिक देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई कंडीशन होती है, और कंडीशन हम कैसे दिखाते हैं? इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करके। इफ के बाद हम कोई ऐसी कंडीशन लिखते हैं, अगर वो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है, इफ के बाद कोई कंडीशन ऐसी लिखेंगे अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो उस कंडीशन फुलफिल होने की मदद से वहां पे मेन क्लोज जो होगी इफ कंडीशन से पहले वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके अंदर हमें रिजल्ट दिखेगा, राइट? तो मेन क्लोज के अंदर हमें रिजल्ट दिखेगा। अब हम देखते हैं भाई कंडीशनल सेंटेंसेस होते तो 3 तरह के हैं, ओपन कंडीशनल, सेमी क्लोज कंडीशनल एंड क्लोज कंडीशनल। 3 तरह के कंडीशनल हैं, बिल्कुल। तो ओपन कंडीशनल कौन से होते हैं? प्रोबेबल एक्शन, जो एक्शन हो सकते हैं। सेमी क्लोज्ड कंडीशनल जो कि कौन से एक्शंस हैं? प्रेजेंट की इमेजिनेशन है और वो नहीं हो सकते, ठीक है। इम्प्रोबेबल एक्शंस होते हैं जो होने के चांसेस बहुत कम हैं। थर्ड इज क्लोज कंडीशनल, जो कि एक पास्ट की इमेजिनेशन होती है और वो उसका एक्शन का रिजल्ट पास्ट में ही आ चुका होता है। अभी आपको ये लगेगा रॉकेट साइंस, लेकिन ये बहुत ईजी है, जब आप इसको समझोगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और सीएपीएफ में किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, सेमी क्लोज्ड में कई बार ऐसे होता है, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, आई वुड हैव फ्लॉन, आई वुड फ्लाई। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सीडीएस में भी आते हैं, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वो डालने होते हैं, तो सेमी क्लोज्ड का होता है, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब से मतलब है कि आपके सेंटेंस की शुरुआत जब भी किसी एडवर्ब से होगी, और जब भी सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होती है, तो वो इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉन्सेप्ट है। मतलब उसके अंदर आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, वो जरूरी है। और क्यों हम इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट या फिर इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का हम यूज करते हैं? टू एम्फसाइज वन पर्टिकुलर एक्शन। किसी पर्टिकुलर एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए हम इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का यूज करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि ये होता क्या है। अब इन्वर्जन मींस पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, ये तो इन्वर्जन हो गया। और हम ये नॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं, जैसे हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये होता है नॉर्मल सीक्वेंस। लेकिन इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या आती है? एक एडवर्ब, राइट? एक एडवर्ब आती है। तो ये एडवर्ब के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। करते क्यों है? किसी पर्टिकुलर एक्शन को हम एम्फसाइज करने के लिए। जैसे ढेर सारे आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन, या फिर नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। इस हिसाब से जो है क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आते हैं। जैसे ये देखिए, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द ट्रेन स्टार्टेड, राइट? तो ये आपका इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट का क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन गिवन सेंटेंस के अंदर देखिए ध्यान से, आपके सामने लिखा गया है कि एज सुन एज द बेल रैंग द ट्रेन स्टार्टेड। अब जो ये लिखा है एज सुन एज द बेल रैंग द ट्रेन स्टार्टेड, अब आपको डायरेक्शन दी गई है कि चेंज करना है भाई सेंटेंस आपको नो सूनर की मदद से। जब आप नो सूनर एडवर्ब यूज करते हो, जनरली इसको आप सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करते हो। जब सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करोगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और जब भी सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होती है तो आपको इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको द बेल जो कि सब्जेक्ट है उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कैसे डिसाइड होगी? क्योंकि रैंग क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वजह से हमने यहाँ पे डू, डज और डिड की कौन सी फॉर्म यूज की है? सेकंड फॉर्म डिड। और इसके साथ कौन सी मेन फॉर्म आती है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पे बेस फॉर्म आएगी। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन इन्वर्जन के अंदर, ठीक है? तो ये आपको जानना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग। हालांकि हर साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन टैग में भी ट्रिक है कि हर एक सेंटेंस में अगर आप देखोगे, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो कि नेगेटिव होते हैं, देयर आर सर्टेन एडवर्ब्स जो कि नेगेटिव होती हैं, देयर आर सर्टेन आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन, सच एज आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते एम आई नोट, राइट? ये जो है यूज नहीं होती, इसकी जगह आप आंट नोट लिखते हो, राइट? आर नोट। तो आप इस तरह से यूज करते हो। कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, हार्डली, स्कार्सली, इस तरह के एडवर्ब्स, तो आपको क्वेश्चन टैग में कैसे यूज करना है। कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे फ्यू और ए फ्यू, राइट? नन, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अगर इस तरह के नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन या फिर ये आपके डिटर्मिनर जो हैं, नेगेटिव डिटर्मिनर्स, जब ये सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो आपको कैसे क्वेश्चन टैग लगाना होता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है, आपको याद रखना पड़ेगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंस बोले तो जिसके अंदर कोई ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, तो उसको इंपेरेटिव सजेशन और इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन टैग के अंदर बस आपको ये याद रहना चाहिए कि इसके अंदर एक तो प्रोनाउन ही लिखे जाते हैं हमेशा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब इसके अंदर यूज नहीं होते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ आप कब नेगेटिव यूज करते हो? जब आपका जो गिवन सेंटेंस है वो पॉजिटिव हो। कब इसको नेगेटिव को अवॉइड करते हो, सिंपल पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाते हो? जब आपका गिवन सेंटेंस जो है यहाँ पे नेगेटिव हो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा। लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू नीड टू डू। व्हाट आई हैव डन इज सीएससी मेंस में 1990 से लेके, अगर आप देखो 1996 से लेके 2000, हाँ, 24 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं
अभी तक की जितनी थीम मैंने बताई है वो सारे मैंने कंपाइल कर रखे हैं, और उस कंपाइलेशन का मैंने ऑलरेडी जो है सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। इट टुक मी मंथ्स टू प्रिपेयर दैट। बहुत ही होलिस्टिक प्रिपरेशन है उसके अंदर, अगर आप उसको कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रेपोजिशन से आता है। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएपीएफ एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन होता है और फिर एक ब्लैंक होता है। उस ब्लैंक में आपको डायरेक्शन दी जाती है कि सप्लाई द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। आपको फिर यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन जो है लिखनी पड़ती है। अब ये जो लिखा है ओपीएससी, दिस इज ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, और ऐसे ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट सर्विस कमीशन के भी ले रखे हैं। जे&के पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और इवन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड इवन आई हैव आल्सो टेकन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस के अंदर कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है, मैंने उनको सबको एनालाइज किया हुआ है, और उसके बाद उनको कंपाइल किया गया है अंडर वन थीम। तो यही रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रहता है। तो प्रपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ कम्स द कंजंक्शन, कि भाई अब कंजंक्शंस क्या है। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस जो दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लोज और दो सेंटेंस, नॉट सेंटेंस बट क्लोज, दो किसी वर्ड, दो किसी फ्रेज, दो किसी क्लोज को जोड़ने वाले कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, वो हम कंजंक्शंस में पढ़ेंगे बहुत डीपली। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। द कुशन्स डू नॉट मैच द काउच, द कर्टेन्स आल्सो डू नॉट मैच द काउच। फिर आपको बोला जाता है आपको नीदर नोर कंजंक्शन का यूज करना है, और नीदर नोर कंजंक्शन कौन सा होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और कंजंक्शन होते कितने टाइप के हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और नीदर नोर क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक टाइप है। ठीक है, तो कंजंक्शन की एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कुछ सेंटेंस हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। कई बार बोला जाता है कि भाई ये जो गिवन सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव है, इसको आप नेगेटिव में चेंज कर दो। कई बार बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस को आप किस में चेंज कर दो, अफर्मेटिव में कर दो। कई बार बोला जाता है कि आप इस अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज इट इनटू एक्सक्लेमेटरी। कई बार बोला जाता है कि कन्वर्ट दिस असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, राइट। कई बार बोला जाता है कि कन्वर्ट दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू व्हाट, इनटू अ असर्टिव सेंटेंस, ऐसे बोला जाता है। तो ये कन्वर्जन आपस में आपको आना चाहिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक टाइप है। कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंसेस यूपीएससी बार बार आपसे पूछता है, सीएपीएफ में भी बहुत बार आया है। तो आपको ये कन्वर्ट करने आने चाहिए, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ डिग्री। अब डिग्री चेंज करनी होती है आपको किसी एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव की। अब वो जो डिग्री है माय डियर, तीन तरह की डिग्री होती हैं, आपको सब पता है। पॉजिटिव, फिर होता है आपका कंपैरेटिव, दो के बीच में कंपैरेटिव होता है। सुपरलेटिव होता है वन और मैनी के बीच में, राइट, सुपरलेटिव। तो तीन तरह की डिग्री होती हैं। तो यूपीएससी हर बार जो है इन्हीं के बीच में पूछता है कि कन्वर्ट दिस पॉजिटिव इनटू सुपरलेटिव, कन्वर्ट दिस सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव, कन्वर्ट दिस पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। इस तरह से जो है यूपीएससी पूछता रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई पॉजिटिव डिग्री आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कैसे यूज करते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होगी। सिर्फ ग्रामर रूल से नहीं होगा ये, इसके साथ कॉन्टेक्स्ट भी आपको आना चाहिए कि जो जिस तरीके से वो यूज की गई है डिग्री, क्या वो मीनिंगफुली सही है। अगर मीनिंगफुली भी नहीं पकड़ पाओगे तो गलत हो जाएगा। ग्रामेटिकली काफी चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन मीनिंगफुली आप जब आप उनका मीनिंग ड्राइव करोगे तो नहीं निकलेगा वो जो मीनिंग होना चाहिए, उसका गलत मीनिंग आता। तो उस दौरान भी आपको काफी चीजें जो है चेंज करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इज द ब्रेवेस्ट मैन इन द लोकेलिटी, आपको इसके अंदर क्या यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, द ब्रेवेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इनडायरेक्टली द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क कन्वर्ट दिस सुपरलेटिव डिग्री इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें
तो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। इसमें पूछा जा सकता है कि इसके अंदर वर्ब फिल कर दो, इसके अंदर पूछा जा सकता है कि प्रपोजिशन फिल कर दो, इसके अंदर पूछा जा सकता है कि इस ब्लैंक के अंदर पुट अ सुटेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब, कुछ भी, व्हाटएवर। उसके लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे इसमें देखोगे बर्ड्स डैश देयर एग्स इन देयर नेस्ट। अब इसके बाद आपको ब्रैकेट में दी गई है एक वर्ब दैट इज ले। ले और लाई दो तरह की वर्ब होती हैं, ले और लाई। लाई होती है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें होता है कि लेटना। ले होती है LAY जिसमें ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कोई एक्शन होता है, राइट। ले का मतलब होता है रखना, लाई का मतलब होता है लेटना। अब इसके अंदर जो ले वर्ब है दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, कैसे पता लगा? क्योंकि बर्ड्स ले देयर एग्स, वो अपने अंडों को रखती हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो वर्ब यूज करनी पड़ेगी वो ले ही यूज करनी पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप लाई वर्ब जो है और ले वर्ब जो है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इट इज दिस वर्ब इज नॉट ओनली लिमिटेड टू CAPF। ले और लाई का CAPF में तो पूछा है, CDS में भी पूछा है और UPSC में भी पूछा है, सिविल सर्विस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, करेक्ट द सेंटेंसेस। अभी तक जो आपने इकट्ठा कर लिया अपने दिमाग के अंदर, वर्ब का यूसेज, एडजेक्टिव का यूसेज, उसके साथ ही एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, राइट, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ली। अब उन सारी चीजों को पढ़ के आपको अप्लाई करना है कि भाई एक गिवन सेंटेंस होगा, सब कुछ चेक करना आपको लेफ्ट टू राइट इसका। कोई भी सेंटेंस जब आपको मिले अंडर द हेडिंग ऑफ करेक्ट द सेंटेंसेस, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट वो एनालाइज करना है। और UPSC ने बोला भी है कि जो सेंटेंस दिया आपको उसमें नेसेसरी चेंज करने, अननेसेसरी चेंज नहीं करने, और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट चेंज द मीनिंग, ठीक है। मीनिंग इतना ज़्यादा चेंज नहीं करना है, हालांकि आप उसके अंदर जो नेसेसरी चेंजेस है वो जरूर करेंगे। तो करेक्ट द सेंटेंसेस के अंदर क्या क्या अप्लाई होता है? वर्ब की नॉलेज, कंजंक्शंस की नॉलेज, उसके साथ ही डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की नॉलेज, फिर आपकी एक्टिव टू पैसिव नॉलेज, हर एक चीज़, आर्टिकल्स की नॉलेज, प्रेपोजिशंस की नॉलेज, एडजेक्टिव की नॉलेज, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत बार आप ये वर्ड सुनते हो, उसकी नॉलेज। तो हर एक चीज़ उसके अंदर क्या होती है? यूज़ होती है। सो इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट अभी तक जो पढ़ा है। तो एक ये होता है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब, किसको नहीं पता फ्रेजल वर्ब हर बार आती है। इस बार भी मैंने फ्रेजल वर्ब कंपाइल करके दी थी CAPF 2024 के अंदर जो अपीयर हुए, और वो कंपाइलेशन था सिर्फ UPSC PYQs का। जो भी फ्रेजल वर्ब आपकी सिविल सर्विस एग्जाम में आई है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में आई है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम में आई है, CAPF एग्जाम में आई है, प्लस आपका DYSP के अंदर आई है, तो वो सारी फ्रेजल वर्ब मैंने दी थी। और 5 की 5, यू विल नॉट इमेजिन, मैंने शायद 180 से या फिर 200 के करीब फ्रेजल वर्ब थी विद सेंटेंस फॉर्मेशन विद मीनिंग, मैंने सबको अपलोड किया था, हर एक फ्रेजल वर्ब को। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बहुत सारे आसानी से क्वेश्चंस कर पाए होंगे। तो फ्रेजल वर्ब आपको दी जाती है और फ्रेजल वर्ब आपको यूज करनी है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस सो दैट द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेजल वर्ब कैन बी ब्रॉट इनटू द सेंटेंस। आप लोगों को फ्रेजल वर्ब का अलग से मीनिंग नहीं लिखना है, आप लोगों को फ्रेजल वर्ब एक सेंटेंस में उतारनी है और उस सेंटेंस से झलकना चाहिए कि इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ये है, ठीक है। आसान है ये। इस तरह की आपके सामने फ्रेजल वर्ब आती हैं, पुट आउट, इन द हाउस, टू कॉम टू द टर्म्स, टू गो अगेंस्ट द ग्रेन। हालांकि ये मुश्किल है CAPF में, कई बार इससे आसान भी आते हैं और इससे मुश्किल भी आती है। वोकैब, देखिए वोकेबलरी की बात करूं तो कई बार CAPF एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड दिए जाते हैं, सिर्फ वर्ड, और UPSC आपको बोलता है कि यूज दिस वर्ड्स टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस से मतलब है कि आप बस 4 वर्ड मत लिख के आ जाना कि 4 वर्ड में मैंने वो सेंटेंस भी लिख दिया और उसका मीनिंग भी ड्राइव हो गया। नहीं, आपको थोड़ा सा मीनिंगफुल बड़ा सेंटेंस लिखना होगा। ये 2 नंबर का होता है। जैसे क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन का मीनिंग तो ये है, हमें पता है। कोविड-19 में हमने क्वारंटाइन किया था, लोगों को 1 हफ्ते के लिए पीरियड पे रखा था, 14 दिन के लिए रखा था। तो क्वारंटाइन क्या होता है? इज अ स्टेट, पीरियड और प्लेस ऑफ आइसोलेशन इन विच पीपल, एनिमल और प्लांट्स दैट मे हैव बीन एक्सपोज टू इन्फेक्शन और डिजीज, उनका जो इन्फेक्शन है खत्म हो जाए, दूसरों तक वो ना फैले। तो सेंटेंस में हमने यूज किया द ट्रेवलर्स वर प्लेस्ड इन क्वारंटाइन फॉर 2 वीक्स अपॉन अराइवल टू प्रिवेंट द पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये हमने क्वारंटाइन का मतलब जो है हमने एक सेंटेंस से क्या किया है, एक सेंटेंस से बताया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से UPSC आपसे पूछता है।
अब हम बात करेंगे वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। कुछ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, उसका सेंटेंस आपको बनाना पड़ता है। इट इज इक्वलेंट टू वोकेबलरी। फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू वोकेबलरी। तो सेंटेंस फॉर्मेशन गिवन वर्ड होता है। अब हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंग्लिश ग्रामर। अब ये जो ग्रामर है इसके लिए आपको क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। यूपीएससी जो जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है मैं बता देता हूँ, वर्बेटम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। आई कैन शो यू विद प्रूफ रेन मार्टिन से। रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर बुक है। बिलीव मी, यूपीएससी के मैंने कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे दिखे हैं वर्बेटम यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है। क्वेश्चंस फ्रॉम एडजेक्टिव, क्वेश्चन फ्रॉम चेंज ऑफ डिग्री, क्वेश्चंस फ्रॉम यस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, यहीं से क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ रहा है। ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। एंड अदर बुक यू कैन ऑल्सो फॉलो इज विच आई कैन सजेस्ट इज एसपी बख्शी। मैं इन दोनों में से पढ़ाता हूँ। एंड इवन नॉट ओनली दिस, ये जो आपकी बुक है ये सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जनरल इंग्लिश जो है एसपी बख्शी की, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस, बट दिस वन इज मोर अकेडमिक। ये जो बुक है रेनन मार्टिन की ज़्यादा अकेडमिक है, और मुझे लगता है ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगी आपके लिए। दिस बुक वुड बी मोर फ्रूटफुल, रेनन मार्टिन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आप लोग जो है एसपी बख्शी को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उससे भी पढ़ाता हूँ। आई नो व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन एसपी बख्शी, जो कि बहुत आसान सिंपल भाषा में एसपी बख्शी के अंदर दे रखे हैं, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेज है इसके अंदर यूज़ हुई है। आप लोगों को मुझे लगता है इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गए हैं, तो मेरे लिए दोनों बुक जो है ईजी है। कुछ टॉपिक जो है उसमें भी आसान है और कुछ टॉपिक इसमें भी आसान है, लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर जो है लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, आपको उसको एनालाइज करने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दिस बुक इज मोर रिवॉर्डिंग, रेन एंड मार्टिन, मोर इफेक्टिव, मोर रिवॉर्डिंग, बट डिफिकल्ट। तो आप डिसाइड कीजिए इजी फॉलो करना है या फिर डिफिकल्ट फॉलो करना है, बट डिफिकल्ट तो है लेकिन रिवॉर्डिंग है। अनदर बुक विच आई फॉलो इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ये भी एसपी बख्शी ने लिखी है और विद रीचा शर्मा। तो ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इसके अंदर स्पेशली दिस बुक इज डिजाइंड फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव। जो यूपीएससी का जो जनरल इंग्लिश का पेपर होता है उसके लिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस बुक के अंदर मेंशन है, एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अगर आप दोनों बुक्स को भी छोड़ दें और इस बुक को फॉलो कर ले तो कोई बुराई नहीं होगी। इस बुक के अंदर आप एसे राइटिंग, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें, रिपोर्ट राइटिंग, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डू नॉट गो फॉर एसे राइटिंग एंड इन दिस ऑल। ये जो है बहुत ऑब्सोलेट इन्फॉर्मेशन है, अब आज के टाइम में आपको शायद नहीं काम आएंगी। यूपीएससी के जो ऐसे हैं सिविल सर्विस के अंदर या फिर सीएपीएफ के अंदर ये ऐसे राइटिंग का तरीका काम नहीं आएगा। ये आपके रिपोर्ट राइटिंग का तरीका शायद काम नहीं आएगा। कुछ एक बेसिक चीज़ें जो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और प्रेस से राइटिंग का तरीका आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स एंड ग्रामर एंड वर्बल स्किल्स, राइट। अब हम देखते हैं लास्ट वन, दैट इज अवर इनिशिएटिव, दैट इज ग्रामर 4.0। लास्ट ईयर भी हमने कोर्स लॉन्च किया था विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर 3.0 था, दिस ईयर इट इज ग्रामर 4.0। तो 4.0 इज मोर एडवांस्ड। 4.0 के अंदर टेस्ट एंड क्लासेस वुड बी मोर। 4.0 के अंदर कंटेंट इज मोर रिफाइंड। 4.0 के अंदर टीचिंग वे इज मोर एनहांस्ड। 4.0 के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक और भी इवॉल्व हो रही हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल इवॉल्व मोर। सो यूपीएससी जैसे इवॉल्व हो रहा है विद टाइम, क्वेश्चन पूछने का तरीका इवॉल्व हो रहा है, ऐसे ही हम इवॉल्व हो रहे हैं। आई कैन नॉट कमिट कि अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको और क्या क्या मिलने वाला है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर मेरी पर्सनल आप बोलोगे इंटरप्रिटेशन और बेहतर होती है। हर बार वेन एवर आई टीच, वेन एवर आई अंडरस्टैंड, वेन एवर आई रीड, माई इंटरप्रिटेशन, माई इंसाइट वुड इम्प्रूव, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट, if you want to save your energy, if you want to excel, if you want to excel more in your examination, you can be a part of this system. आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हो, कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चन, यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द लाइव क्लासेस, यू विल हैव द स्टडी मटेरियल, यू विल हैव द एक्सेस टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, यू कैन हैव एक्सेस टू मल्टीपल थिंग्स। ओके, so this is with respect to our initiative, and this is all for today's video.
इफ यू वांट टू नो समथिंग यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, राइट। इफ़ यू नीड फर्दर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मैं वो सारी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।